Hi everyone, welcome back. So in today's class we are going to learn the introduction to parts of speech. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसमें जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसमें 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें सबसे पहला मैंने बताया था आपको ग्रामर, इसके अलावा वोकैबुलरी एंड द थर्ड वन वाज रीडिंग स्किल्स। अब देखिए, जब बात ग्रामर की आई तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई, टॉपिक, टेंसेस की, वॉइस की या फिर नरेशन की। नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी। जैसा मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम आ सकते हैं, यू मस्ट नो सम फ्रेजल वर्ब्स एज वेल एज सम फ्रेजेस एंड इडियम्स। अब तीसरा था रीडिंग स्किल। तो आज हमारा मोटिव क्या है इस क्लास का कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन क्यों करने वाले हैं। देखिए, जो वोकैबुलरी पार्ट है, वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आप इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, हम आगे चल के डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ेंगे। सो उसके अंदर ऐसा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल एटसेट्रा, तो उनके बिहाफ पे आप एरर स्पॉट कर सकते हैं, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, या फिर फिलर्स आ सकते हैं। सिंगल फिलर कैन बी देयर, डबल फिलर कैन बी देयर। और बैंक ऐसे एग्जाम में तो क्या होता है कि एक क्लोज टेस्ट फॉर्म में आता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ के अंदर 5 से 7 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको फिल करने होते हैं। तो वहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स भी मेजर रहती है, मेजर पार्ट प्ले करती हैं। इसके अलावा आपकी वोकैबुलरी भी, इसके अलावा ग्रामर भी। मैं आपको पहले थोड़ा आइडिया देता हूँ कि किस तरह वोकैबुलरी के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास हमारी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की होगी। तो उसमें अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ड वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और वर्ब क्या है और एडवर्ब क्या है। सो लेट मी टेल यू। जैसा आपको पता है कि वोकैबुलरी के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के। तो जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, उसमें क्या होता है, मान लो आपको एक वर्ड गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दिया हुआ है एनिमोसिटी, और आपको इसका मोस्ट सिमिलर या सिनोनियम या इसका ऑल्टरनेटिव वर्ड जो होता है उसको चूज करने के लिए आपको 4 गिवन ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, उसमें जब आप वर्ड को चूज करते हो तो आपको ये देखना होता है कि ये जो वर्ड एनिमोसिटी है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको आइडिया दूं कि एनिमोसिटी क्या है, एक नाउन है, तो आपको जो गिवन वर्ड्स होंगे, 4 से 5 ऑप्शंस होंगी, उनमें से आपको उस वर्ड को चूज करना है जो इसका सिनोनिम तो हो लेकिन वो भी एक नाउन होना चाहिए। ठीक है, एनिमोसिटी का मतलब बेसिकली होता है हेट्रेड, किसी के लिए भी हेट्रेड की फीलिंग होना। तो एक फीलिंग का नाम है, तो इसका नाउन का सिनोनिम आपको नाउन में ही फाइंड आउट करना होता है, एडजेक्टिव का आपको एडजेक्टिव में ही फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे। मान लीजिए वर्ड गिवन है बैफल्ड। अब बैफल्ड वर्ड गिवन है, तो मान लीजिए मैं 2 ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। एक वर्ड है कंफ्यूजन और दूसरा है कंफ्यूज्ड। अब देखिए, कंफ्यूजन एक नाउन है, डिलेमा है, आपको सबको पता है कंफ्यूजन एक नाउन है। अगर कंफ्यूजन एक नाउन है तो कंफ्यूज्ड क्या है, कंफ्यूज्ड है एक एडजेक्टिव। अब हमें देखना है कि जो हमारा वर्ड गिवन है जिसके लिए हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, वो नाउन है या एडजेक्टिव है। तो ये बैफल्ड वर्ड होता है एक एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का सिनोनिम किस में आ सकता है, एडजेक्टिव में ही आएगा। तो इसका आंसर कंफ्यूज्ड आएगा, ना कि कंफ्यूजन। इस तरह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस के टाइम पे भी गलती ना करें। क्लियर? सो लेट अस बिगिन विद द क्लास। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें, सबसे पहला टॉपिक है नाउन। और देखिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बात करें सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने की, तो उसमें पहले हमें नाउन ही पढ़ना होगा, फिर हमें प्रोनाउन पढ़ना होगा, फिर ही आर्टिकल आएगा। आप इन टॉपिक्स को बिना सीक्वेंस की, ऐसे क्रोनोलॉजिकल मैनर आपने हमेशा पढ़ा कि पहले नाउन है, देन प्रोनाउन है, देन आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो प्री डिफाइंड नहीं है ना। मैं कह दूं कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको आपको नाउन पढ़ने के बाद ही आप एडजेक्टिव पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आप रीजनिंग एबिलिटी, अपनी मेंटल एबिलिटी यूज़ करें, तो उसमें हम किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करें उसको हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, सो नाउन क्या है?
आपको वैसे सबको ही पता होगा नाउन क्या होता है। तो कुछ लोग कहेंगे पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग को नाउन नहीं कहते, उनके नाम को हम नाउन कहते हैं। तो आप इतना याद रखिए, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स। देखिए दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, दुनिया में इतने इंसान हैं, इतने प्लेसेस हैं, इतनी फीलिंग्स हैं, इतने इमोशंस हैं हमारे, कि सबको अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उनको हम एक नाउन दे देते हैं, उनको एक नाम दे देते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब देखो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मैं मुझे खुद को डिफाइन करना है तो मेरा नाम अंकुश है, ठीक है। मुझे प्लेस डिफाइन करना है तो मैं कहीं ना कहीं किसी प्लेस का पर्टिकुलर नाम लूँगा। अब जब भी एक फीलिंग की बात आएगी, इमोशन की बात आएगी, क्वालिटी की बात आएगी, अब मैं किसी को ऐसा समझाने की कोशिश करूं जी मुझे जी वैसे ही फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग होती है जिसमें बंदे के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उसकी आंखों में रौनक आ जाती है, तो उसको शायद समझ ना आए। उसको मैं सिंपली कह दूं कि हैप्पीनेस फील कर रहा हूं मैं, ठीक है, खुशी फील कर रहा हूँ अंदर से। तो हैप्पीनेस क्या है, उस फीलिंग का नाम है, ठीक है। मेरे अंदर कुछ ना कुछ रात आ रहा है, रात जिसके मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं उसको वर्ड को रात से डिनोट नहीं करता, उसको सामने वाले को मैं डराने की या उसको बताने की ट्राई करता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं दिल कर रहा है किसी को मार दूँ मैं, हाँ, या मैं किसी का कत्ल कर दूं, या फिर मैं किसी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे उसका नुकसान हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो इसमें क्या होता है, हमारे अंदर फीलिंग आ रही होती है एंगर की, फीलिंग आ रही होती है रैथ की, ठीक है। तो जब भी आप किसी फीलिंग का एक पर्टिकुलर नाम बता देंगे तो आपको इतना डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, और वैसे भी इतना डिफाइन करने के बाद कई बार चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और उसमें सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए दुनिया की हर चीज़ को एक नाम दिया हुआ है। अगर इसको मैं क्लेरिफाई करूँ आपको नेमिंग वर्ड्स को, तो नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आप बड़ी सिंपल अगर डेफिनेशन करना चाहें नाउन की तो वो है कि नेम ऑफ एवरीथिंग, एवरी पर्सन एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन, नेम ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हम नेम ऑफ पर्सन कह सकते हैं, नेम ऑफ प्लेस कैन बी देयर, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ बर्ड, नेम ऑफ इंसेक्ट, नेम ऑफ इन्फेंट, नेम ऑफ एनी फीलिंग, नेम ऑफ एनी क्वालिटी, नेम ऑफ एनी इमोशन, एट्सेट्रा। तो उसमें देखिए हर चीज़ ही आ जाती है, किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का है, थिंग का, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, इन्फेंट, फीलिंग, इमोशन, किसी भी चीज़ के आप नाम की बात करें दैट इज कॉल्ड नाउन। अगर आपको इन्फेंट का क्लियर नहीं है तो इन्फेंट होता है एक न्यू बॉर्न बेबी, जिसमें दो नाउन्स हम यूज़ करते हैं, वर्ड बेबी और चाइल्ड। तो न्यू बॉर्न बेबी को हम इन्फेंट कहते हैं और उसकी किलिंग को हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी पार्ट के अंदर। आई होप आपको, हम इतनी इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आई होप आपको नाउन का थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है, और आपने नोट भी कर लिया साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन क्या है, स्टार्टिंग में वर्ड है प्रो। प्रो जिसको हम बात करते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। प्रोनाउंस की शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें दैट इज प्रो। प्रोनाउंसिंग व्हाट, प्रोनाउंसिंग नाउन, एक ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंस करता है नाउन को। इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई एम टेकिंग योर क्लास और आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर अ फ्यू डेज, तो यहाँ मैंने आई यूज़ किया। जो मैंने आई एक प्रोनाउन है, इतना सबको पता है। जो मैंने आई यूज़ किया यहाँ पे, वो किसको डिनोट कर रहा था, किसके नाम को प्रोनाउंस कर रहा था, दैट वाज बेसिकली प्रोनाउंसिंग अंकुश। इफ़ आई से अंकुश इज टेकिंग योर क्लास, और एक तरफ मैं कहता हूँ आई एम टेकिंग योर क्लास, हु इज अंकुश, आई एम अंकुश। सो यहाँ पे क्या होगा, आई इज प्रोनाउंसिंग द नाउन अंकुश। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को प्रोनाउंस करता है, या फिर उसकी रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए। भी आपने पढ़ा होगा बचपन से कि हम किसी भी एक पैराग्राफ में या कहीं पे भी बात करते हैं तो हम बार बार उस नाउन को होने से रोकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोनाउन यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि Daniel is my good friend, Daniel loves me so much, Daniel brings a lot of gifts for me every year and Daniel looks after me। तो यहाँ पे अगर मैंने 4 बार इस वर्ड डैनियल को यूज़ किया तो वहाँ पे सेकंड टाइम मैं ही यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इट लुक्स वियर्ड कि जब भी आप बार बार एक ही नाउन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोनाउन यूज़ करने होते हैं। क्लियर? तो प्रोनाउन क्या है, आप डेफिनेशन प्लीज़ नोट कर लीजिए। The words which pronounce the nouns
and which are used to avoid the repetition of nouns। तो जिन वर्ड्स को आप यूज़ करते हो नाउन्स को प्रोनाउंस करने के लिए या फिर नाउन्स की रेपिटेशन को ख़त्म करने के लिए, दे आर कॉल्ड प्रोनाउंस। आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आपको आइडिया दूंगा एग्जाम्पल के तौर पे। सो हम बात करते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। इसमें आप किसी पर्सन का नाम तो नहीं ले रहे, क्लियर? तो इस तरह से प्रोनाउंस होते हैं। काफ़ी और कैटेगरी से जिनको हम टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर है कि व्हाट आर प्रोनाउंस। आगे बढ़ें, चलिए। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस इज आर्टिकल्स। अब जब क्वेश्चन आएगा, नाउ इट्स बीन अराउंड 5 years आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में, द ओनली आंसर दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी इज सर आर्टिकल्स आर ए एंड द। मे बी आपका भी यही आंसर रहा होगा। जब मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछता या जब जैसे मैंने वर्ड लिखा आर्टिकल्स, आपने कहा अरे मुझे तो पता है ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपने नहीं समझा, व्हाट आर आर्टिकल्स। आई हैव नॉट आस्क्ड यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि आर्टिकल्स हैं क्या। तो प्लीज़ डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, तीनों आर्टिकल्स का ही पार्ट होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम डेफिनेशन की कि आर्टिकल्स हैं क्या, लेट अस डिस्कस दैट। सो नोट कीजिए प्लीज डेफिनेशन, तो इसको प्रूव करते हैं। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड before nouns to define their limit। तो आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हैं, पहली बात तो ये वर्ड्स हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं, ठीक है। किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? टू डिफाइन देयर लिमिट। अब लिमिट से क्या मीनिंग है, या फिर नाउन से पहले यूज होते हैं, ऐसा हम इसको एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं। आई होप आपने डेफिनेशन नोट कर ली है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिफाइन देयर limit। Now let us see she is an elegant lady। तो here I am using she is an elegant lady। elegant का मतलब होता है कोई भी जो बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही चार्मिंग है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता हूँ, she is an एलिगेंट, तो आप देखिए यहाँ भी वर्ड मैंने एलिगेंट यूज़ किया, यहाँ भी एलिगेंट यूज़ किया। आपको बचपन से आप पढ़ते हैं कि जब हमारे पास वाउल साउंड आती है वी हैव टू यूज़ एन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए, ठीक है, हमने एन ही यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ रहा है कि यहाँ भी एलिगेंट था, यहाँ भी एलिगेंट है। यहाँ मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ, यहाँ इस एग्जाम्पल में भी सेम लड़की की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर एन लगा है तो क्या ये दोनों जगह पे ठीक है? सोच के बताइए, क्या ये ठीक लग रहा है आपको? शी इज़ एन एलिगेंट? नो, इट इज़ इनकरेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी एन की, तो ये एन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, सेंटेंस बनेगा शी इज़ एलिगेंट। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखिए इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ड लेडी है, लेडी इज़ व्हाट? लेडी इज़ नाउन। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो वर्ड ए या एन आप लगाते हैं ये नाउन के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे लेडी वर्ड नहीं है, नाउन नहीं है, नाउन मिसिंग है, तो आप यहाँ पे ए और एन भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसकी मैं एक और इजी एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट। अगर मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाऊं, तो अगर मैं कहता हूं कि वो एक स्मार्ट लड़का है, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, हिंदी में भी ठीक होगा, आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक होगा। अगर मैं कहता हूं वो एक स्मार्ट है, डजंट इट लुक वियर्ड? वियर्ड सा लग रहा है आपको, ऑकवर्ड साउंड आ रही है कि वो एक स्मार्ट है। तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी बताता है। तो आपने जो ए यूज़ किया उसके बाद नाउन तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे बॉय क्या था? नाउन था। तो नाउन था तो आपने आर्टिकल ए यूज़ किया। भाई यहाँ पे नाउन नहीं है तो आर्टिकल ए भी नहीं आएगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज़ स्मार्ट। यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे आपको ये पता लगा कि नाउन्स होंगे तो आर्टिकल्स आएंगे, नाउन्स नहीं है सेंटेंस में तो आर्टिकल्स भी नहीं आ सकते। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आई होप सो। अब हमने बात करी कि ये वर्ड्स उनकी लिमिट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब लिमिट क्या है, देखिए इसकी दो टाइप्स होती हैं आर्टिकल्स की। फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनिट एंड सेकेंड टाइप इज डेफिनिट। आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनिट एंड द सेकेंड टाइप इज डेफिनिट। इनडेफिनिट के अंदर आ जाता है ए और एन, और डेफिनिट के अंदर आता है आर्टिकल द। ठीक है जी। अब ए और एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। जब जब आप ए और एन को किसी नाउन के पहले लगाओगे, मतलब वो नाउन क्या है, इनडेफिनिट है, उसके बारे में सामने वाला पर्सन नहीं जानता या सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप डेफिनेट आर्टिकल लगाते हो, आर्टिकल द, दैट सिंपली मीन्स उस चीज़ के बारे में सामने वाले पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं उसको इस चीज़ के बारे में पता है। ठीक है, तो उसके बीच में वो चीज़ क्या है, डेफिनेट है। इसलिए बचपन से कुछ जो फेमस मोनूमेंट्स हैं, फेमस प्लेसेस हैं, होली बुक्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, तो इनके बारे में आपको जब जब समझाया गया तो आपको कहा गया कि आर्टिकल द लगाएं, बिकॉज एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ इज अवेयर ऑफ दैट। दैट इज वाई हम इसको डेफिनेट आर्टिकल द कहते हैं। तो ये नाउन को डिफाइन करते हैं कि ये डेफिनेट नाउन है, उसकी लिमिट डिफाइन करते हैं। जिस नाउन के पहले आपने ए और एन लगाया, दैट सिंपली मीन्स उस नाउन की लिमिट डिफाइन कर रहे हैं कि ये नाउन इनडेफिनेट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछूंगा कुछ लोगों का आंसर होगा ये क्वालिफायर होते हैं, कुछ लोग हिंदी में कहेंगे विशेषण होते हैं। एग्जैक्टली वही होता है, दीज आर कॉल्ड क्वालिफायर्स। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसको आप क्वालिफायर कह सकते हो। क्वालिफायर ऑफ व्हाट? क्वालिफायर किसी भी नाउन का हो सकता है, क्वालिफायर किसी भी प्रोनाउन का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस प्लेस इज वेरी नाइस, एक मैं कहता हूँ इट इज़ अ नाइस प्लेस या इट इज़ वेरी नाइस, तो इट की क्वालिटी भी नाइस से बता रहे हैं आप, प्लेस की क्वालिटी भी नाइस से बता रहे हैं आप। ठीक है, तो किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की आपको क्वालिटी को डिफाइन करना हो कि वो पर्सन कैसा है, वो प्लेस कैसा है, वो चीज़ कैसी है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो, जो वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। सो इट क्वालिफाइज the quality of a noun and a pronoun। ठीक है जी, तो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन के आपको क्वालिटी को बताना है कि वो पर्सन, वो प्लेस या वो चीज़ कैसी है, तो आप उसको बताएंगे एडजेक्टिव की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे टोक्यो always seems attractive। टोक्यो इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल। अगर आपने वेब सीरीज देखी है मनी हाइट्स, उसमें आप देखिएगा वैसे टोक्यो एक सिटी का नाम है, लेकिन उसमें उस लड़की को टोक्यो नाम दिया जाता है। तो टोक्यो, यहाँ पे मैं गर्ल की बात कर रहा हूँ, उस गर्ल का नाम है टोक्यो। ठीक है, सो टोक्यो ऑलवेज सीम्स अट्रैक्टिव। टोक्यो हमेशा ही मुझे अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पे जो वर्ड अट्रैक्टिव आया, किसकी क्वालिटी बता रहा है? टोक्यो की। तो अट्रैक्टिव यहाँ पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, शी इज अट्रैक्टिव, तो यहाँ पे शी क्या है जी? प्रोनाउन है। टोक्यो क्या था? नाउन था। यहाँ आपने नाउन की क्वालिटी डिफाइन करी तब भी एडजेक्टिव यूज हुआ। प्रोनाउन की क्वालिटी, शी की क्वालिटी डिफाइन करोगे तब भी एडजेक्टिव अट्रैक्टिव ही यूज हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया कि जब भी हम नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए जिस वर्ड को यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वर्ब। देखिए वर्ब शायद अभी मैं आपको 30 सेकेंड्स में 1 मिनट में ही करवाऊंगा, लेकिन ये इकलौता ऐसा टॉपिक है पूरे इंग्लिश ग्रामर में विच कैन टेक अप टू मैक्सिमम 10 days, मीन्स 10 लेक्चर्स। इस टॉपिक को जब हम क्लासीफाई करके इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आती हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा टॉपिक करते हैं, जिस पे आपको स्पोर्टिंग एरर्स आ सकती हैं एग्जाम के अंदर। फिर हम करते हैं मेन वर्ब्स पे डिपेंडेंट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके अलावा आपको इसी पे बेस्ड करना होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मतलब जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उन पे डिटेल में डिस्कशन। ठीक है, तो टॉपिक आपके 10 लेक्चर्स तक इन्वेस्ट करवा सकता है। और आपको इतना पता है कि वर्ब पे ही डिपेंड करता है आगे जाकर टेंसेस, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स ही तो चेंज होनी है वहाँ पे टेंसेस में जाके। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म चेंज होती रहनी है।
उसके बाद जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस करते हो तब भी वर्ब का रोल है। आप नरेशन पढ़ते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें भी वर्ब का रोल है। तो ये जो वर्ब है अगर इसको हम रिलेट करें तो ये 4 से 5 टॉपिक्स के साथ रिलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम अभी बड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो वर्ब क्या है? वर्ब बेसिकली इज एन एक्शन वर्ड। तो इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ, पहले मैं इसको सिंपल लिखता हूँ, एन एक्शन वर्ड। अभी अगर डेफिनेशन आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, द वर्ड्स विच टेल अस व्हाट अ पर्सन डज। तो एक पर्सन क्या करता है, उसका जो एक्शन है उसको बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है जी? दैट इज वर्ब। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा एन एक्शन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई विल से आई एम टीचिंग यू, वर्ब आई टीच। मैं कहता हूँ जी आप लोग पढ़ रहे हैं या आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो यू आर लर्निंग समथिंग, वर्ब क्या आई? लर्न। अगर मैं कहता हूँ कि कोई मुझे सुन रहा है या आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो यू आर लिसनिंग टू मी, तो वर्ड क्या आया? लिसन। तो ये सारे एक्शंस हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली लाइफ के अंदर हम करते हैं, या फिर अभी हम कर रहे हैं। आई एम टीचिंग राइट नाउ, ऑल ऑफ यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर। तो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं उनको डिनोट करने के लिए जो भी वर्ड आएगा दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। अभी तक आपको सिर्फ इतना ही समझना है, टॉपिक बहुत डिटेल में जाने वाला है, डोंट नीड टू वरी। सो द नेक्स्ट वन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडवर्ब, जिसमें हमेशा से कॉम्प्लिकेशंस बनी रहती हैं और स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कई बार यही लगता है कि एडवर्ब ही है। आई विल ट्राई माई हार्ड कि जिसमें हम एडवर्ब टॉपिक को बड़ा सिंप्लीफाई करके उसको आगे डिस्कस कर पाए और आपको सारा समझ आ जाए। सो एडवर्ब देखिए, यहाँ पे वर्ड आया वर्ब। वर्ब हम पढ़ के हटे हैं कि वर्ब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पीछे हम पढ़ के आए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है, तो एडी मीन्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिफायर। पीछे हमने पढ़ा था और आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफायर। अब वो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा था? नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। और वर्ब क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स। तो हमारे जो एक्शंस हैं उनको जो क्वालिफाई करेगा वर्ड, मतलब हमारे एक्शंस की क्वालिटी को बताना है कि मेरे एक्शंस कैसे हैं, ठीक है। मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आप कितना सुन रहे हैं, ठीक है, आप कैसा लिख रहे हैं, वो कैसे काम करता है। तो जब आप बात करते हैं कि हाउ और इन विच मैनर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्वालिफायर की बात करें, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। मैं आपको बड़ी सिंपल सी 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ और उसमें डिफरेंस करवाता हूँ। देखिए, फर्स्ट है शी इज अ गुड एजुकेटर, कि वो एक अच्छी एजुकेटर है। दूसरा मैं लिखता हूँ शी एजुकेट्स। आप एजुकेट्स को टीचर्स भी कह सकते हैं, शी एजुकेट्स या शी टीचर्स। यहाँ पे एजुकेटर का मतलब होता है टीचर वेल। तो पहले एग्जाम्पल में शी इज़ अ गुड टीचर, दूसरी एग्जाम्पल में शी टीचर्स वेल। अब देखिए यहाँ पे मैंने बात करी गुड टीचर, तो यहाँ मैं टीचर की क्वालिटी बता रहा हूँ या मैं शी की क्वालिटी बता रहा हूँ, चाहे मैं प्रोनाउन की क्वालिटी बताऊँ चाहे मैं नाउन की क्वालिटी बताऊँ, कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? शी की, प्रोनाउन की। और प्रोनाउन या नाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है। पीछे पढ़ के हटे, आपको याद है शी एजुकेट्स या शी टीचर्स, वो पढ़ाती हैं। ये वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, उनका एक्शन है। तो वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव नहीं बताता, वर्ब की क्वालिटी बताती है एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वर्ड वेल हमने यूज़ किया, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि गुड और वेल में डिफरेंस क्या है, तो अगर गुड और वेल में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो गुड और वेल में डिफरेंस ये है कि गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल एक एडवर्ब होती है। जिसका कहने का मीनिंग ये है कि गुड बताएगा क्वालिटी किसी भी पर्सन प्लेस थिंग की, मतलब नाउन प्रोनाउन की, और वेल बताएगा क्वालिटी किसी पर्सन के किए हुए एक्शंस की, मतलब किसी भी वर्ब की क्वालिटी बताएगा। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक कि गुड एक एडजेक्टिव है और वेल एक क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब की आप डेफिनेशन फटाफट से नोट कर सकते हैं। द वर्ड्स which describe the quality of our actions। एक्शंस कह दो या उसको आप कह सकते हो
वर्ब्स। आर एक्शंस मतलब हमारे एक्शंस की क्वालिटी को डिफाइन करे, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो वर्ब्स की क्वालिटी को डिफाइन करे इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एडवर्ब। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ preposition. अब whenever I ask you or if someone asks you what is a preposition, में भी आपका आंसर ये रहेगा कि to, at, on to, up to, instead of, despite, in spite of, consist of, sorry of। तो जब भी बात होगी prepositions की, आपको examples पता है, आपको word देख के पता लग जाता है कि ये preposition है। जैसे मैं कुछ examples लिखूँ, of, in, at, on, over, beside, etc। तो ये वर्ड्स पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि ये सारी प्रेपोजिशंस है, लेकिन प्रेपोजिशन होती क्या है, कहाँ पे यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है, तो आप फटाफट से डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रेपोजिशंस की दैट यू ऑलरेडी नो। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर a noun to show its position and relation with other noun or pronoun। So नाउन के पहले यूज होने वाला एक ऐसा वर्ड जो उस नाउन की, मतलब उस पर्सन की, उस प्लेस की, उस चीज़ की बताएगा पोजीशन आपको कि वो इस टाइम पे कहाँ पे है, या फिर उसी पर्सन प्लेस का किसी दूसरे पर्सन के साथ नाउन या प्रोनाउन की हेल्प से बताने वाला रिलेशन कि उन दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन क्या है, या फिर वो पर्सन इस टाइम पे है कहाँ पे। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आपने डेफिनेशन आई होप आपने नोट कर ली है। सो द एग्जाम्पल इज the Prime Minister was in a meeting with the President. So let us see here। अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज अ नाउन, ठीक है, और मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में थे। मीटिंग में थे, उनकी पोजीशन किसने बताई, वर्ड इन ने, कि मीटिंग के अंदर थे वो। और आप देख पा रहे हैं मीटिंग के पहले वर्ड आया इन, मतलब नाउन के पहले हमेशा आता है। और मैंने आर्टिकल बताया था, आर्टिकल भी नाउन के पहले ए आ रहा है। ठीक है, सो वो मीटिंग में थे, कहाँ पे थे, उनकी पोजीशन किसने बताई, हमने, हमें पोजीशन बताई इन ने, तो इन क्या हो गई, प्रेपोजिशन। सेकेंड वन इज वो किसके साथ थे, प्रेसिडेंट के साथ थे, तो उनका रिलेशन बताया गया प्रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ पे विद वर्ड ने हमें रिलेशन बताया उनका, तो विद क्या है यहाँ पे, अगेन आपको पता ही है प्रेपोजिशन। अब आपको इतना पता था कि विद प्रेपोजिशन होती है, इन प्रेपोजिशन होती है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ये आती क्यों है, या तो उसकी पोजीशन बताने के लिए पोजीशन इन की हेल्प से बताई हमने, या उसका रिलेशन दूसरे के साथ बताने के लिए जो हमने विद की हेल्प से करा। बाकी हम टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम फिर से इंट्रोडक्शन के अंदर लेंगे और आपको और ज़्यादा मैं डिटेल में समझाऊंगा। इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग, so the second last topic or part of speech is conjunction। पता आपको होगा कंजंक्शन के बारे में, इसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड, या इसको आप कह सकते हो कनेक्टर। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो दो को आपस में ज्वाइन करते हैं। कनेक्टर भी उसको कह सकते हो आप, ज्वाइनिंग वर्ड भी आप कह सकते हो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कंजंक्शन। सो बड़े ध्यान से देखिए, जब बात करते हैं एक लेटर की, सबसे पहले आपके दिमाग में से एक मैं छोटा सा डाउट निकालना चाहता हूँ अगर है तो। ठीक है, एक वर्ड आता है अल्फ़ाबेट, तो आपसे कोई भी पूछ लेता है कि जी इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे शायद ये पर्सन या सर हमें ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो सबको पता है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, 26 अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कभी भी नहीं थे, ना ही कभी हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक है। वो अगर जो 26 उसके अंदर है वो 26 क्या है, लेटर्स हैं। तो इंग्लिश में एक ही अल्फ़ाबेट है, हर एक लैंग्वेज का एक ही अल्फ़ाबेट होता है, उसके अंदर लेटर्स ज़्यादा हो सकती हैं, जिन लेटर्स को हम कंबाइन करके वर्ड बनाते हैं और उन वर्ड्स को हम कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का एक ही है जिसके अंदर 26
लेटर्स हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर मान लो आपके सामने एग्जाम में लिखा आ जाए इंग्लिश अल्फाबेट्स आर इजी टू लर्न, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश की बात हुई, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट तो एक ही है जैसे मैंने आपको भी बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट और आर का हो जाएगा इज, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट एक है, उसके अंदर जो लेटर्स हैं वो लेटर्स 26 है। तो प्लीज़ आज के बाद इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ आपको, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मतलब सबसे छोटी यूनिट हो गई लेटर, इसके बाद बना वर्ड, इसके बाद बना सेंटेंस। तो इंग्लिश में चाहे लेटर है एक, चाहे एक वर्ड है, चाहे एक सेंटेंस है, जब जब दो को कंबाइन करने की आपस में बात आई है, या जब भी दो से ज़्यादा को आपस में कंबाइन करने की बात आएगी, तो एक ही वर्ड है जो कंबाइन कर सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ मैं ए एंड बी, तो आपने ए और बी को अटैच किया किसकी हेल्प से? एंड की हेल्प से। और आपको पता है कि एंड क्या होती है? कंजंक्शन। इसी तरह अगर मैं दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रियो एंड टोक्यो, तो यहाँ पे टोक्यो इज अ वर्ड, रियो इज अ वर्ड, एंड से कनेक्ट किया, एंड क्या है? कंजंक्शन। इसी तरह आप दो एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हैं कि आई एम टेकिंग योर क्लास एंड आई विल टीच यू फर्दर एज वेल। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस को मैंने एंड से अटैच कर दिया। तो जब जब आप किसी भी कंजंक्शन को यूज़ करते हैं, दो लेटर्स को, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंजंक्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो एंड इज अ कंजंक्शन, बट इज अ कंजंक्शन, एज वेल एज इज अ कंजंक्शन, बिसाइड्स इज अ कंजंक्शन, आइदर और इज अ कंजंक्शन, नाइदर नोर इज अ कंजंक्शन। इसके अलावा आप वर्ड यूज कर सकते हैं इन एडिशन टू, आप हाउएवर यूज कर सकते हैं, अकम्पनीड बाय यूज कर सकते हैं, नाइदर नोर यूज कर सकते हो आप, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। इस तरह ढेर सारी कंजंक्शन हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। ठीक है, सो द लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन क्या है? देखिए आपने बचपन से पढ़ा कि एक वर्ड के साथ जब एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल वाव, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ भी ऐसा होता है लाइफ में, ये हमारी सडन फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। मान लीजिए कुछ भी लाइफ में आपके ऐसा हुआ जिसमें अब मैं जैसे ही अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंचा है, जैसे मैं किसी के भी घर पहुंचा, मैं अपने फैमिली में पहुंचता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता हूँ, मैं किसी पार्टी में पहुंचता हूँ, या फिर मैं किसी भी अच्छे प्लेस पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ जैसे पहुँचता हूँ मैं उसकी जो सुंदरता है उसको देख के हैरान हो जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ वाव, इट्स अमेजिंग। हाँ, तो जब भी आप बात करते हैं वाव, तो इसमें आपने देखा मेरे आइज जो मोमेंट है वो चेंज हुई, मेरे जो साउंड के अंदर कुछ एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस आए। ठीक है, आपके जेस्चर्स में चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है जब आपके अंदर सडन फीलिंग आई, एकदम से फीलिंग आई, ठीक है, एक सडन इमोशन आया, तो उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए कुछ डिफरेंट वर्ड्स और अपने जेस्चर्स को या अपने माउथ के जो जेस्चर्स हैं उनको यूज़ करते हो, अपनी आइज़ आपकी ब्रॉडन अप हो जाती हैं। तो वहाँ पे ये हम सामने हैं तो ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन इसको जब लिखना हो तो कैसे बताएं? ठीक है, अब पुराने समय में आपने देखा होगा, पुराने समय ऐसा होता था कि एक चिट्ठी किसी को भेजी जाती थी, वो चिट्ठी पर्सन पढ़ रहा होता था और चिट्ठी लिखने वाले का चेहरा बीच में आ जाता था, है ना। बॉलीवुड मूवीज़ में ऐसा होता था, लिखने वाले का चेहरा सामने आ गया, वो सब कुछ बोल रहा है तो उसको पढ़ना पड़ता ही नहीं था वैसे। ठीक है, अब देखिए आप किसी को भी लेटर लिखते हैं, किसी को भी आप कुछ भी लिख के सेंड करते हैं, तो उसमें आपने अगर कहीं पे हैरानी फील की, कहीं पे आपके अंदर सडन फीलिंग या इमोशन आया, तो आप इन तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हो विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जैसे कि आप ये वर्ड यूज़ करते हो ओ, आप ये वर्ड यूज़ करते हो आजकल और भी सारे वर्ड्स हैं, लड़कियां काफ़ी यूज़ करती हैं, आउच, ठीक है, ब्ला, इसके अलावा बुर्रा, हुर्रा, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं। और एक इंटरजेक्शन काफ़ी यूज़ होती है आजकल, तो इसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब अगर बताऊँ आपको मैं, जो हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कभी भी यस नहीं होता। प्लीज़ डोंट टेक इट एज यस, ओके, ना ही इसका मतलब नो होता है। तो इसका मतलब ना तो यस होता है, ना ही इसका मतलब नो होता है। जब जब पर्सन हेजिटेटेड फील करता है, उसको हेजिटेंसी फील हो रही है, कहीं ना कोई हिचकिचा रहा है, या फिर वो कंफ्यूज है कि इसका आंसर हाँ होगा या ना होगा, तो वहाँ पे यूज़ करता है अदरवाइज वो यस कहता। ठीक है, अदरवाइज वो कुछ इस तरह से
या फिर उसको आंसर नहीं पता, वो यूज़ करता नॉप, वो इस तरह से यूज़ कर देता ना, आई डोंट नो। तो इस तरह से जब जब बात होती है इंटरजेक्शंस की, तो ये कुछ सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स हम यूज़ करते हैं विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसको हम कहते हैं जी इंटरजेक्शन। ठीक है, आप नोट करना चाहें डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। तो जो सडन फीलिंग्स या इमोशंस आपके हैं उनको शो करने के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अभी देखिए हमने जैसे सारा के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक बार इंट्रोडक्शन देख ली है, आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आई एम गोना राइट वन सेंटेंस ऑन द बोर्ड, मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर पार्ट ऑफ स्पीच को यूज़ करूँ। तो आपको मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है, खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द ब्लाइंड बैगर fell into a deep ditch and he was hurt badly। तो एक पूरा सेंटेंस है, इसमें आपने हर एक वर्ड को बताना है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस सेंटेंस के अंदर। तो पहला वर्ड अ समझ गए होंगे, एक्सक्लेमेशन के साथ आ रहा है, ये क्या होता है इंटरजेक्शन। सेकंड क्या है, द, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। और अगर आपसे पूछूं मैं कि ये कौन सा आर्टिकल है तो आप यही बताओगे कि ये डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं है। इसके बाद आया वर्ड ब्लाइंड बैगर। वो बैगर कैसा था, वो ब्लाइंड था, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो ब्लाइंड है बैगर। ठीक है, तो बैगर हो गया नाउन यहाँ पे, और नाउन के आगे जो भी वर्ड उसकी क्वालिटी बताने के लिए ऐड होता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। फेल, अब आपने पढ़ा हुआ है कि वर्ब्स होती हैं फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग एंड फॉल्स। तो ये वर्ब्स होती हैं सारी, कि वो गिर गया तो उसका एक्शन बता रहे हैं हम। तो फेल क्या हो गई, वो इनटू, कहाँ पे गिरा उसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो पोजीशन कौन बताता है, प्रेपोजिशन। तो ये वर्ड हो गया आपके सामने प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट है अ डीप डिच, एक गहरा खड्डा। ठीक है, तो खड्डा जो डिच है दैट इज अ नाउन, उसकी क्वालिटी बताएगी कि वो गहरा था, तो डीप हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। और ए आपको पता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ गया एंड। एंड क्या करता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को या दो लेटर्स को कंबाइन करते हैं, इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो एंड बिकम्स कंजंक्शन हियर। ही क्या होता है जी, वेरी गुड प्रोनाउन। अब वॉज हर्ट, आपने पढ़ा होगा कि इज एम आर वॉज वर जब आती हैं किसी वर्ब के पहले तो वह हेल्पिंग वर्ब्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे वॉज क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। वही अगर बात कर ले हम लोग अगले वर्ड की विच इज व्हाट, हर्ट, तो हर्ट क्या हुई, मेन वर्ब। देखिए हर्ट की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है। वो कैसे हर्ट हुआ, हर्ट हुआ एक्शन था, एक्शन की क्वालिटी कौन बताती है, एडवर्ब। ठीक है, वैसे भी आप सब लोगों को पता है कि जब बैड एक एडजेक्टिव है और बैड के साथ मैं एलवाई ऐड करूंगा एडजेक्टिव के साथ, तो एडजेक्टिव के बाद एलवाई ऐड करने से वो क्या बन जाती है, एडवर्ब बन जाती है। और एडवर्ब होती क्या, आपको ये भी पता है, जो हमारी वर्ब्स की क्वालिटी को बताती है, किसी भी एक्शन की क्वालिटी को बताती है। दैट सिंपली मीन्स कि जो आगे वर्ड लास्ट में लिखा हुआ बैडली वो क्या है, एडवर्ब। आई होप आप पूरा सेंटेंस आपने पढ़ा, इसमें कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा नहीं है जो हमने पढ़ा हो और जो इस सेंटेंस में ना आया हो। तो भाई आप देख पा रहे हैं किस तरह से हर पार्ट ऑफ स्पीच को बड़ा परफेक्टली यूज करके एक सेंटेंस को बनाया गया। इस सेंटेंस को बनाने के बाद हम ये देख पाते हैं कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है। इसी तो आर्ट को हमें सीखना है। इसी आर्ट को सीखने के बाद हम कुछ भी अच्छा इंग्लिश में लिख पाएंगे, कुछ भी बोल पाएंगे, और लिखे हुए के अंदर अगर गलती है तो उसको निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखो बैड लिखा होता तो यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे वॉज हर्ट, हर्ट एक वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी कभी भी एडजेक्टिव नहीं बता सकता, और बैड एक होता है एडजेक्टिव मतलब बुरा, हम कहना चाहते हैं बुरे तरीके से। तो हर्ट एक वर्ब थी तो वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताती है, तो ऑब्वियसली हमें क्या लगाना था, बैडली। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अलग अलग वर्ड्स आएंगे।
तो मैं आपसे जो चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो इंट्रोडक्शन है उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट जब मैं आपको वहाँ कहूँ कि ये वर्ड वर्ब है, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स होती क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आप इसी तरह से सीखते रहेंगे और आप इसी तरह से चलते रहेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे। मैं भी अपनी इसी परसिवियरेंस के साथ चलता रहूँगा और आपको हर चीज़ बड़ा क्लियरली और अच्छे से बताता रहूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंजॉय कीजिए लाइफ को और साथ साथ बढ़ते रहिए। जॉब्स आपके नियर बाय हैं, यू हैव टू ग्रैब इट। थैंक यू सो मच।